नमस्कार। आप सभी शिक्षार्थियों का NIOS के स्टूडियो में स्वागत है। मेरा नाम सुरभि है और हमारा विषय है कला शिक्षा में मूल्यांकन। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कला शिक्षा में मूल्यांकन विविध क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति को पहचानने का आश्वासन देता है और उन क्षेत्रों को चिन्हित करता है जिनमें आगे अधिगम की आवश्यकता है। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक को श्रेष्ठ कौशलों और किसी कला रूप के ज्ञान पर केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। बच्चों से आशा की जाती है कि वे अपनी क्षमता और सोच के अनुसार अपने को अभिव्यक्त करें। उन्हें कल्पना करने, अन्वेषण करने और प्रवर्तित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और फिर अभिव्यक्त करना चाहिए। कोई भी मूल्यांकन को इस परिप्रेक्ष्य में देखता है। पहला, वैयक्तिक सृजनात्मकता। दूसरा, अभिव्यक्ति और अनुभूति जो कि यह हमें संप्रेषित करता है। तीसरा, कला कार्य के पीछे बच्चों की दृढ़ता। चौथा, कि गतिविधि का उद्देश्य उसके लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। पांचवा, किस पैमाने से। अगला, क्या गतिविधि बच्चे की चिंतन में कोई अंतर ले आई। अगला, कला कार्य कैसे एक बच्चे की जरूरत को पूर्ण करती है। और आखिरी, वह कैसे कार्य की गुणवत्ता को सुधार सकता है। कला शिक्षा में मूल्यांकन का अभिप्राय। मूल्यांकन एक बच्चे के कार्य की योग्यता या मूल्य का व्यवस्थित निर्धारण है। प्रत्येक चीज जो बच्चा सोचता है, जरूरतों को अभिव्यक्त करता है, को मूल्यांकित किया जा सकता है। यह विस्तार का पता लगाने की प्रक्रिया है जिसका इच्छित परिवर्तनों ने स्थान ले लिया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग और समूह है। वाइगॉट्स्की के अनुसार एक शिक्षक का कार्य बच्चे को उसके वर्तमान स्तर में संभाव्य स्तर तक लाना है। बच्चों का आवर्ती मूल्यांकन विद्यार्थियों को कला गतिविधियों से प्राप्त हो रहे लाभों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। एक गतिविधि के समापन पर एक शिक्षक को प्रतिपुष्टि प्राप्त करने की जरूरत है। एक समयांतराल में बच्चे ने जो प्रगति किया है उसका पता लगाने, जैसे एक विशिष्ट विषय का ज्ञान, दृश्य या निष्पादन कला का सृजनात्मक अनुभव, किसी की संकल्पनाओं के बोध की सृजनात्मक अभिव्यक्ति, बच्चे के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों का मूल्यांकन, एक बच्चे से संबंधित वैयक्तिक और विशेष जरूरतों और आवश्यकताओं का पता लगाना, बच्चों को उनकी अंतःशक्ति बाहर निकालने में उन्हें समर्थन देना और सुधारना, बच्चों को उनकी सृजनात्मकता विकसित करने में सहायता देने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना, बच्चों को उनकी उपलब्धियों को सराहना और आत्मविश्वास बढ़ाना और उसको उनके अभिभावकों को प्रेषित करना। अधिक उपयुक्त तरीके से अधिगम स्थितियों की योजना बनाना, बच्चों को उसके सामाजिक और संवेदनात्मक व्यवहार, उनकी मनोवृत्ति और मूल्यों के संदर्भ में समझना, बच्चों को उसके सामाजिक और संवेदनात्मक व्यवहार, उनकी मनोवृत्ति और मूल्यों के संदर्भ में समझना। कला को कैसे मूल्यांकित करें। मूल्यांकन के दो पहलू हैं। पहला, स्व मूल्यांकन और दूसरा, विद्यार्थी द्वारा मूल्यांकन। अब हम समझते हैं स्व मूल्यांकन क्या होता है। कला शिक्षा में शिक्षकों को उनके सामर्थ्य का मूल्यांकन करना चाहिए और सुधार के क्षेत्रों को पहचानना चाहिए। अपने आप से इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। पहला, मैं अपने बच्चों के साथ किस सीमा तक परिचित हूँ। दूसरा, मैं अपने विद्यार्थियों का कितना अवलोकन कर रहा या कर रही हूँ।
तीसरा, मैंने कैसे एक कला गतिविधि की योजना और संगठन किया। मेरे द्वारा प्रदत्त अनुभव के परिणाम स्वरूप बच्चे का अधिगम किस सीमा तक प्रोत्साहित हुआ। आखिरी, अधिगम और अन्वेषण के लिए मैंने कितने अवसरों को निर्मित किया। एक शिक्षक कार्यशालाओं, सेमिनारों में शामिल होकर तथा अन्य बेहतर शिक्षकों के साथ दायरा विकसित कर अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। यह जानने की ज़रूरत है कि कला अनुभूति बच्चे की ज़रूरत में योगदान दे रही है या नहीं। यह मूल्यांकन कला गतिविधि की पसंद और इसके प्रभाविता के बारे में एक फैसला करने को शामिल करता है। इस मूल्यांकन का कारण है कि आने वाले समय के लिए कुछ सुधारों की योजना हो जाए। ऐसे सुझाव विधियों, स्थान, संसाधनों या सामग्रियों को शामिल करेंगे जिन्हें शिक्षकों ने सरलीकरण के लिए अनुमानित किया है। मूल्यांकन सत्र के अंत में आयोजित नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे यदि एक विशेष कला अनुभूति बच्चों द्वारा जैसे जैसे ग्रहण की जाती है और वे इसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर समस्या का पता लगाना चाहिए और शिक्षक की तत्काल प्रबंध करने की ज़रूरत होगी। अब दूसरा है विद्यार्थी मूल्यांकन। कला का मूल्यांकन शिक्षक के अधिगम प्रक्रिया के साथ चलता है, जबकि शिक्षक प्रगति का नियमित अवलोकन कर रहे हैं। कुछ आवर्तन भी अनिवार्य होना चाहिए। हम इसको दोनों तरीकों से समझ सकते हैं। मूल्यांकन सतत एवं समग्र होना चाहिए। सतत का अर्थ है मूल्यांकन में नियमितता। समग्र का अर्थ है सत्र के अंत पर बच्चे का अंतिम ग्रेड निर्धारण। यह आवश्यक है कि बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण क्षेत्र जैसे मनोगति, संज्ञानात्मक, सामाजिक और प्रभावी आदि, यह पाठ्यचर्या एवं पाठ्य सहगामी दोनों की रुचियों, मनोवृत्तियों और मूल्यों को आवृत करता है। जबकि कला के कुछ पहलुओं जैसे दृश्य कलाओं में मूर्ति उत्पादों को शामिल किया जाता है, किंतु अधिगम के कुछ पहलू क्रिया या व्यवहार या निष्पादन हैं जिन्हें बाद के परावर्तन और निर्धारण के लिए आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता है। निष्पादन कला में नियमित अवलोकन एवं मूल्यांकन अपेक्षित हैं। प्रारंभिक स्तर पर उत्पाद या परिणाम की अपेक्षा प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि कला करने की गतिविधि आनंद के लिए अधिक होनी चाहिए, ना कि निपुणता के लिए। विद्यार्थी मूल्यांकन की दो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं: अवलोकन का परिक्षेत्र निश्चित करना और अभिलेख रखना। शिक्षक को प्रत्येक बच्चे का पोर्टफोलियो रखना जरूरी है। शिक्षक को सृजनात्मक समस्या समाधान के साथ बच्चे के संघर्ष, नई चीज़ों को करने की उनकी इच्छा और उनकी विवेचनात्मक सोच का अवलोकन करना चाहिए। कला कार्य का अंतिम उत्पाद बच्चे की अभिव्यक्ति, समझ और कला में विकास का सिर्फ एक आंशिक दृश्य देगा। सतत अवलोकन पूर्ण और संतुलित मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उत्पाद या कला में निष्पादन का मूल्यांकन करते समय एक शिक्षक विस्तार को निश्चित कर सकता है कि विद्यार्थी अधिगम उद्देश्य, वैयक्तिक कला कार्य, पोर्टफोलियो, दृश्य श्रव्य सामग्रियों या प्रदर्शन के अवलोकन द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ बहुधा अंतःक्रिया करनी चाहिए। केस अध्ययन। शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहारिक पक्ष को जानना चाहता था। वह एक कला गतिविधि में संगठित थी। इसका उद्देश्य कौशलों और कला के ज्ञान का निर्णय करना नहीं था, बल्कि भागीदारी, सहयोग, विवेचनात्मक सोच उसके पैमाने थे। अतः उसने मूल्यांकित किया, पूर्णतया कला की प्रक्रिया और बच्चे की गतिविधि के प्रत्येक उपागम को अवलोकित किया। उसने बच्चों द्वारा उनके सहपाठियों के साथ संबंध को अवलोकित किया।
बच्चे की कला के साथ कुछ समय दें। कला का मूल्यांकन करते समय क्या याद रखना चाहिए, अब इस पे चर्चा करते हैं। पहला, उत्सुकता दिखाएं और पूछें कि वे कल गतिविधि के समय क्या अनुभव करते हैं। एक बच्चे की दूसरे से तुलना ना करें, यह बच्चे की व्यक्तिगत प्रगति का मूल्यांकन है। जब तक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण ना हो, कला कार्य को संरक्षित रखें। विशिष्ट प्रतिपुष्टि देनी चाहिए जिस पर बच्चे को कार्य करना जरूरी है। कहने से पहले सोचें, आपकी टिप्पणी बौद्धिक, लाभदायक और बच्चे की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। निष्कर्ष पर तुरंत ना पहुंचे। शिक्षक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि सुस्पष्ट होनी जरूरी है ताकि बच्चा स्पष्टता से समझ ले। निर्णय अच्छा या बुरा के संबंध में नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन को कैसे संचारित करें? समय की एक कला विधि में बच्चे बहुत से कार्य और निष्पादन करते हैं। यदि शिक्षक सभी गतिविधियों की सूचना, साक्ष्य और अभिलेख एक उचित तरीके से रखते हैं, तो वे समय समय पर बच्चा और उसके अभिभावक को प्रतिपुष्टि संप्रेषित कर सकते हैं। शिक्षक यह प्रतिपुष्टि बच्चों को कला से संबंधित उनकी शक्तियों और कमियों की प्रति शिक्षक यह प्रतिपुष्टि बच्चों को कला से संबंधित उनकी शक्तियों और कमियों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदान करता है। कौन सा अंग है जिस पर उन्हें भविष्य में कार्य करना जरूरी है? टिप्पणियां, प्रतियोगिता और इनाम की अपेक्षा बच्चों के लिए प्रेरक होनी चाहिए। इसे गुणात्मक तरीके से रिपोर्ट कार्ड में संचारित करना बेहतर होगा। सामान्य एवं सुबोध कथनों से युक्त एक परावर्तन कार्ड हो सकता है जिसमें शिक्षक का अवलोकन दिया गया हो सकता है। इस स्तर पर मूल्यांकन नमनीय होना चाहिए और बच्चों को मूल्यों को अवश्य अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वे अच्छी तरह सीखते हैं जब उनकी आलोचना ना हो। जबकि उन क्षेत्रों जिनमें उनके ध्यान और सुधार की जरूरत है कि बच्चों को उपयुक्त समझ के लिए प्रतिपुष्टि का यथार्थ होना जरूरी है। प्रत्येक 3 से 4 महीने में विद्यालय के अंदर एक छोटी प्रदर्शनी का आयोजन करना प्रतिपुष्टि को संचारित करने का एक दूसरा तरीका है, जहां बच्चों के दृश्य कला कार्यों को दूसरे बच्चों और अभिभावकों के लिए प्रदर्शित किया जा सके। बच्चों के लाभ के लिए कुछ सांस्कृतिक निष्पादन भी किए जा सकते हैं। अभिलेखों के लिए सहपाठी मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक को सूचना एकत्र करना चाहिए और बाद में यह वार्षिक रिपोर्ट कार्ड में लाभदायक भी हो सकता है। एक शिक्षक मूल्यांकन को कैसे एक बच्चे को संचारित करता है, अब कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, एक शिक्षक एक बच्चे की चित्रकला को प्रदर्शन बोर्ड पर प्रदर्शित करता है और उन्हें इस पर प्रतिक्रिया करने को कहते हैं। वह कुछ प्रश्न पूछते हैं। किस चित्रकला को आपने सबसे अधिक पसंद किया? आप इसे क्यों पसंद करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह एक बेहतर तरीके से व्यक्त हो सकता है? आप तस्वीर के बारे में सबसे मोहक क्या पाते हैं? उपयुक्त जवाबों के आधार पर शिक्षक एक बच्चे के स्व मूल्यांकन का लाभ पाते हैं। दूसरा उदाहरण, एक बार एक शिक्षक ने सहपाठी मूल्यांकन का लाभ पाना चाहा। उसने बच्चों को पत्तियों की सहायता से जानवरों की आकृतियां बनाने का एक अवसर दिया। फिर सभी कार्य को एक दीवार पर प्रदर्शित किया और बच्चों को विचार विमर्श और टिप्पणी करने का कुछ समय प्रदान किया। बच्चे ऐसे ही अपने कार्य को देखने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने दूसरों के साथ उनके कार्यों का तुलना की और आसानी से मूल्यांकित किया तथा स्वस्थ तरीके से दूसरे के कार्य को स्वीकार कर लिया।
तो आज हमने चर्चा करी कला के मूल्यांकन पर, स्वमूल्यांकन और विद्यार्थी द्वारा मूल्यांकन। आशा है इस चर्चा में की गई बातों को आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम आपसे मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ अगले सत्र पर। धन्यवाद। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने। स्वयं बने, हम घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं
NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने।
क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन।